दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार झा। आप देख रहे हैं लोक न्यूज। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या झूठ बोलते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भ्रष्ट हैं, या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं? ये मेरा नहीं कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का एक कहना है। इनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक इलेक्शन के डेट आते जा रहे हैं, राजनीतिक उथल पुथल बहुत सारे राज्यों में हो रही है। इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं बिहार, जहां पर राजद और कांग्रेस के बीच जो सीटों का पेच फंसा हुआ था उसका समाधान हो गया है। उन दोनों का सीट का बंटवारा हो गया है। सिर्फ पूर्णिया की सीट पर एक जो पप्पू यादव हैं, जो कांग्रेस में रिसेंटली आए हैं, उनकी कुछ लड़ाई चल रही है और शायद अब उनका ये कहना है कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार से वो जिद पर अड़े हुए हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुतायत सीटों पर उनका बंटवारा हो चुका है और इंडिया गठबंधन की स्थिति वहां बहुत मजबूत बताई जा रही है। सीतामढ़ी जैसे एरिया में जहां पर देवेश चंद्र ठाकुर जी को टिकट दिया गया है जेडीयू की तरफ से, एनडीए समर्थित, वहां की हालत एनडीए के लिए कुछ अच्छी है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत कार्य उस एरिया में हुआ है, उससे जनता खुश है और लगता है कि उनका सीट आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह से गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से खड़े हैं, वहां भी उनका सीट लगता है कि वो निकल जाएगा, क्योंकि जातिगत समीकरण कुछ ऐसा, भूमिहारों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो भी भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि वहां की सीट बड़ी आसानी से निकल जाएगी। लेकिन पूरे जो एनडीए का की स्थिति बिहार में है बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा रिपोर्ट है कि एनडीए को सिर्फ वहां पर 14 या 15 सीटें मिलेगी। एलजेपी के जो चिराग पासवान है, उनकी हालत बहुत खराब है, उनकी शायद पांचों सीट वो हार सकते हैं। और इस प्रकार से आसपास में यानी एक आध दो सीटें यहाँ वहाँ जो भी हो, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि एनडीए को सिर्फ 14 या 15 सीट मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन, जैसे आप जानते हैं, महाराष्ट्र में भी सीटों का पेच फंसा हुआ था, एनडीए का भी सीट यहाँ फंसा हुआ है। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार से सांगली की सीट पर अपना जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हमें वो सीट चाहिए। आप जानते हैं कि सांगली एक परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हमको ये चाहिए। तो वहाँ भी धीरे धीरे थोड़ा सा पेच फंसा हुआ ही मामला लगता है। वंचित आघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन वो कांग्रेस को शायद समर्थन करेंगे। लेकिन इस बार का मामला बड़ा उल्टा होने वाला है। उनके लिए बड़ा आसान नहीं होगा, प्रकाश अम्बेडकर के लिए, क्योंकि हमेशा की तरह वो बहुत सारी सीटों का डिमांड करते हैं और जिसका तर्क नहीं होता है, और उनको जब सीट नहीं मिलता है तो सेपरेट खड़े हो जाते हैं कहीं से। कई लोगों का ये कहना है कि उनको कुछ पैसा कहीं से मिल जाता है और हर एक कैंडिडेट को खड़ा कर लेते हैं और वोट काटने का काम करते हैं। लेकिन इस बार स्थिति बहुत भिन्न है और ऐसा लगता है कि जो बहुजन वंचित आघाड़ी है, उनके लोग, जो जनता है, प्रकाश अम्बेडकर के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका लगता है कि संविधान की रक्षा अगर करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो वोटों का बंटवारा रोकना जरूरी है। क्योंकि मेरी कई लोगों से, उनके समाज के कई लोगों से बातचीत हो चुकी है और उनका ये कहना है कि प्रकाश अम्बेडकर जी भले ही कहीं चले जाएंगे, लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे। तो देखना है। यहाँ पर एनडीए का भी पेच, आप जानते हैं कि शिंदे के गुट के लोग बहुत सीट अपने हिसाब से मांग रहे हैं अजीत पवार को, लेकिन हो सकता है वहाँ पर सीट का एडजस्टमेंट उनका हो जाएगा। लेकिन वोटों का जो अंतर है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन में, अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अगर इंडिया गठबंधन का अलायंस हो जाता है तो बहुत बड़े वोटों का अंतर हो जाएगा और महाराष्ट्र में एनडीए की हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से दो राज्यों का हमने एक समीक्षा किया थोड़े से में। अब मैं आना चाहूँगा इलेक्ट्रल बॉन्ड में। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आप जानते हैं कि किस प्रकार से एक डॉट्स को जब कनेक्ट करेंगे कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर, अमुक अल्फा न्यूमेरिक नंबर के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो किस पार्टी को गए हैं। आप जब डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के रेड के बाद बहुत सारी कंपनियों ने जो चंदे दिए हैं, उनके इलेक्ट्रल खरीदे हुए इलेक्ट्रल बॉन्ड किस पार्टी को गए हैं। अगर आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो आप लगेगा कि ये सारे के सारे बहुत सारे जो चंदे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। आप जानते हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स किसके अधीन आता है? केंद्र शासन के अधीन आता है और ये डायरेक्ट जो नरेंद्र मोदी के अधीन है ये सब। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के दबाव डालकर ये सब चंदे वसूले गए होंगे। अब एक बड़ा मामला जो आया है वो है आपके भगत सिंह कोश्यारी का, जो कि यहाँ के गवर्नर थे, महाराष्ट्र के गवर्नर थे। उनका एक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विचित्र माहौल चल रहा है। एक कहते हैं ना कि अगर ऊंट पर भी चढ़ जाएंगे, तकदीर खराब होगा तो कुत्ता काट लेगा, यही हालत उनकी है। एक भ्रष्टाचार का मामला जैसे साइड होता है, दूसरा आ जाता है। भगत सिंह कोश्यारी पर मामला है, हालांकि वो गवर्नर थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही हैं,
उनका ये मामला सामने आया कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए किसी पार्टी से लिया, स्कूल के नाम पर, किसी उत्तराखंड में किसी स्कूल के नाम पर। वो 15 के 15 करोड़ अपने भतीजे को दे दिया, वहां पर रिसोर्ट बनाया गया। ये नया भ्रष्टाचार मामला है। आप जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी जब महाराष्ट्र के गवर्नर थे तो उन्होंने किस प्रकार के 4 बजे रात में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को साथ में लाकर सरकार की शपथ ग्रहण करवाई थी। उस समय की सरकार तो खैर टूट गई, फिर से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने शपथ ग्रहण करवाई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लीगल है। तो आपने यह मामला देख लिया। अब ये एयरटेल की कंपनी जो है, उन्होंने 350 करोड़ दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में चंदे के रूप में, और उनको स्पेक्ट्रम मिला है। तो ये डॉट्स कनेक्ट करने के बाद सीधा ओपन एंड शट का मामला हो जाता है। आप देखते हैं कि वैक्सीन कंपनी जो सीरम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खाते में 80 करोड़ के चंदे दिए हैं। उनके जब डॉट्स कनेक्ट करेंगे, यानी अल्फान्यूमेरिक नंबर से किस कंपनी ने खरीदा और किस पार्टी को गया है, तो सामने सामने सीधा मामला मालूम पड़ता है। आपको याद होगा कि कोरोना के दरमियान नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट गए थे पूना में, उन्होंने फोटो खिंचवाए थे और उन्हें बहुत ही बड़े गर्व के साथ कहा था कि हमारे देश में हम वैक्सीन बनाने आपको जा रहे हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड की एक कंपनी ने एक ऑफर दिया था कि हमारे पास एक फुल प्रूफ वैक्सीन है जिसकी फार्मूला आप ले सकते हैं और सीरम इंस्टीट्यूट उसको बना सकती है, और उससे लोगों की ज़िंदगी कम जाएगी, खतरा कम है, मरने की मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन को यानी कोविशील्ड को प्रमोट किया गया और विदेशों में कई देशों को भेजा गया, और भारत में जो आप देखते हैं बहुत सारे जो मृत्यु का दर है कोविशील्ड लेने का बहुत हुआ है, हमारे परिवार में बहुत लोग मरे हैं। तो इस प्रकार से जो उनका कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का, ये लगता है कि कुछ हद तक ये कहीं ना कहीं सही है। और ये भ्रष्टाचार का तो सीधे मामला ओपन शट मामला है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं तो सीधी सी बात है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, मैं नाम पहले से शुरुआत में छुपा रहा था। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड से मामले जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उसमें उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले, अगर हम अभी देख रहे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सही ढंग से देखेगी जैसे देख रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसके बाद हम देखना ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद हम PIL दाखिल करेंगे और नरेंद्र मोदी को इस मामले में जेल भेज करेंगे, ऐसा उनका कहना है। इंडिया गठबंधन जो मुंबई में रैली हुई थी उसमें मैं खुद मौजूद था। राहुल गांधी ने ये कहा था कि जो कुछ शक्तियां हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को स्थापित करके रखा हुआ है और वही लोग इस सब प्रशासन को चलाते हैं, नरेंद्र मोदी को जो वो लोग बोलते हैं वही करते हैं, और हमारी लड़ाई इन शक्तियों से है, नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत कोई मामला हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साउथ में यानी भारत के दक्षिणी भाग में जाकर इतना सरासर झूठ बोला है। उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति के खिलाफ राहुल गांधी वहां आह्वान कर रहे हैं। ये सरासर झूठ मेरे सामने की बात है। तो झूठ तो एक सामने हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। दूसरा, आपको पता है कि उन्होंने 650 करोड़ रुपया दवाई की कंपनियों से जो वसूले हैं, चंदा वसूले हैं। आप जानते हैं कि इन कंपनियों के ऊपर रेड पड़ी थी और उनमें दवाई का जो स्तर था बहुत नीचे बताया गया था और उसे रिजेक्ट किया गया था, लेकिन सीधे से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर उनको 650 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में आए हैं, फिर उन दवाई कंपनियों को हरी झंडी दिखा दी गई। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सब दवाई कंपनी बनाने वाली कंपनियां हैं, वो ब्लड प्रेशर और हार्ट से यानी आपके हृदय रोग से जुड़ी हुई दवाइयाँ बनाती है। न जाने किस किस के घर में आए वो दवाई आई होगी, ये तो भगवान जानते होंगे। लेकिन परंतु ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और ये मामला इतने आसानी से छूटने वाला नहीं है। तो अगर ये समय भी बीत गया, अगर मान लीजिए समय बीत गया, लेकिन ये मामला इतने आसानी से सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि ये ओपन शट का मामला है और सामने से पता लगता है कि रेड होने के बाद अगर आपने चंदा लिया है किसी कंपनी से और उसके बाद में उसको माफ़ी मिल गया है तो बहुत बड़ा सीरियस, बहुत गंभीर मामला है। अब आते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं। आप जानते हैं कि भारत के भूभाग को चाइना ने लगभग 4065 स्क्वायर किलोमीटर का भूभाग कैप्चर करके रखा हुआ है, और जब भी चाइना ने अतिक्रमण नीति के तहत हमारी ज़मीन को कैप्चर किया तो यह एक मामला बना जिस समय नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि ना कोई आया है ना आएगा। यह बात बहुत ही चुभने वाली बात है, क्योंकि चाइना हमारा एक्चुअल में सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ही है। उनका कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का कि अरे हम उनसे विरोध तो दर्ज कर सकते हैं, उनसे हम ये तो कह सकते हैं कि आपके हमारे ट्रेड जो है उतने हम ट्रेड आपसे नहीं करेंगे, हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, हम दबाव डाल सकते हैं। आज अरविंद केजरीवाल के मामले में जर्मनी ने जो कहा, हालांकि अरविंद केजरीवाल का भी मामला बहुत ही सिंपल है, वहाँ पे कोई मनी ट्रेल का केस नहीं मिला है और ईडी को पूछा है कोर्ट ने कि आप मनी ट्रेल का सबूत लेकर आइए, और मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई प्रूफ होगा। तो उनको कहा गया कि नहीं, हमको शंका है, कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया नहीं, शंका है कि आपने पैसा खाया है।
तो अरविंद केजरीवाल ने बड़े सीधे रूप से कहा कि शंका तो मैं भी करता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पैसा खाया, तो इस शंका पर आप उनको अरेस्ट करेंगे कि कोई प्रूफ होना चाहिए। लेकिन जर्मनी ने जिस प्रकार से भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न उठाए हैं तो भारत ने उसका कड़ा विरोध किया है, अमेरिका ने भी इसका विरोध किया है, यूएन में एक क्वेश्चन उठ चुका है। तो ये पूरे विश्व में इस प्रकार से अगर भारत के लोकतंत्र, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, इस पर उंगली उठेगा तो हमारे लिए बहुत ही ये शुभ संकेत नहीं है। तो आपने फिर वापस आता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा कहा। आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक नाम के एक व्यक्ति जो गांधीवादी हैं और बहुत दिनों से वो अनशन पर थे, उनको किसी भी तरह से आग्रह करके अनशन को तोड़वाया गया है। वो क्या कर रहे हैं, उनका अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये कर रहे हैं कि भारत के जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं लद्दाख में, उन भूभाग में अपनी भेड़ बकरी को चराते हैं जहां पर चाइना ने उसको कैप्चर करके रखा हुआ है। और चाइना ये मना कर सकता है कि वहाँ आपकी भेड़ बकरियां नहीं आएगी, तो वहाँ भूभाग में जितने लोग इस पर आश्रित हैं उनका क्या होगा। और उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री चुप है। तो इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि हमारे भारत माता की जमीन को जिन लोगों ने कैप्चर करके रखा हुआ है उनके खिलाफ आवाज बिल्कुल नहीं उठाते हैं। आप डोकलाम में, आप गलवान घाटी में जा करके अपने भाषण दिए, बड़े अच्छे कैमरा में फोटो वोटो खिंचवाने के लिए भाषण तो दिए, लेकिन आपने चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं उठाया। ऐसा नहीं चलता। भारत के भूभाग को अगर कोई देश हमारा कैप्चर करेगा तो उसके खिलाफ कम से कम विरोध दर्ज करना हमारा काम है। हम लड़े या ना लड़े, क्यों नहीं लड़ेंगे, हम लड़ भी सकते हैं। यह मौका आने के पहले आप विरोध दर्ज करवाइए, चाइना को कहिए कि आप हमारे भूभाग को खाली करिए। ये ना कहकर ये आप कहते हैं कि कोई आया था ना आएगा, इस प्रकार की जो बातें होती है एक कमजोर आदमी की निशानी होती है। और ये इतने बड़े देश में एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी स्थापित हो चुके हैं, ऐसा कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। इसी शब्दों के साथ दीजिए मुझे इजाजत।